जी हां दोस्तों, दूसरों को न्याय देने वाले हाई कोर्ट के जज खुद के न्याय के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट के जज रह गए हैरान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि जो व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों के मामले में फैसला सुनाया करता था या न्याय करता था, लोगों को इंसाफ देता था, अब वही जज खुद इंसाफ और न्याय के लिए अदालत पहुंचा है, और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्या हुआ उस जज के साथ में? किस मामले में उन्हें न्याय चाहिए? उनके साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से अपने खिलाफ अन्याय उसे बता रहे हैं? क्योंकि वो जज न्याय के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोस्तों, इस शो में विस्तार से आपके सामने हर परत खोलेंगे, आपसे अंत तक देखने की गुजारिश। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज यशवंत वर्मा, नाम तो सुना होगा। उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा। यह मामला तब शुरू हुआ जब मार्च 2025 में उनकी दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद भारी मात्रा में जले हुए नकदी बरामद हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस जांच समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों, उनका कहना है कि मेरे खिलाफ में एक ऐसी साजिश की जा रही है जिस साजिश को लेकर के जब उसकी परतें खुलेंगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा। मैं निर्दोष हूं, माय लॉर्ड। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी बंगले में आग लगी। खबर आपने देखी, हमने दिखाई। आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग और पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, और उसी दौरान घर के स्टोर रूम में जब आग बुझा रही थी पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमें, तो वहां से नकदी के ढेर बरामद हुए। हालांकि ये वो समय था जब जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए कई सारे संदेह भी उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की गैर मौजूदगी में उनके घर से कैश का खेत मिला, वो भी जले हुए। जांच में पता चला कि नकदी 500 रुपए के नोटों की थी और यह बहुत बड़ी मात्रा में थी। जस्टिस वर्मा ने दावा किया कि उन्हें इस नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं और ये उनका या उनके परिवार द्वारा रखा ही नहीं गया। उन्होंने इसे उनके खिलाफ में एक षड्यंत्र और एक साजिश बताया था। दोस्तों, इस घटना के बाद में तत्कालीन सीजेआई, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, 22 मार्च को एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावलिया और कर्नाटका हाई कोर्ट के जज अनु शिवरमन शामिल थे। इस समिति में 55 गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में नकदी थी और वो इसका कोई विश्वसनीय जवाब नहीं दे पाए कि नकदी कहां से आई। समिति ने इसे गंभीर कदाचार माना और उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी। दोस्तों, जो समिति बनाएगी, उस समिति का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, अंश था, इस रिपोर्ट का कहना था कि कोई स्पष्ट जवाब जस्टिस जज यशवंत वर्मा नहीं दे पाए। यशवंत वर्मा कहां से देंगे, क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, हम तो घर पर थे ही नहीं। और उस समिति की रिपोर्ट ने यह कहा कि यह गंभीर कदाचार है और बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी जाती है। दोस्तों, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया, बिना ठोस सबूतों के निष्कर्ष निकाले। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया उनके संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि समिति ने उन पर यह साबित करने का दबाव डाला कि नकदी उनकी नहीं थी। समिति कहते कि साहब आप ये साबित कीजिए कि आपकी नहीं है। हालांकि दोस्तों, रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो शख्स आरोप लगाता है या किसी किस्म का आरोप किसी पर लगाया जाता है तो आरोप लगाने वाले को यह साबित करना होता है कि सामने वाला गिल्टी है। जस्टिस वर्मा ने 11 साल के अपने करियर का हवाला देते हुए कहा कि उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है
इस मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जस्टिस वर्मा को सीजेआई ने इस्तीफा देने की उस वक्त सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अनुचित बता करके ठुकरा दिया और इसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्हें कोई न्यायिक काम सौंपा ही नहीं गया। दोस्तों, अब यहां पर मैं एक बात और बताते हुए आपको चलता हूं। आपको याद होगा कि बीते दिनों मोदी और शाह की पार्टी से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद बड़बोले निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर किस तरीके से लांछन लगाए थे और उस दौरान देश के उपराष्ट्रपति मोदी शाह के खास राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जिस अंदाज में यशवंत वर्मा को लेकर के कई बार कहा, दोस्तों देश के वो उपराष्ट्रपति हैं, डायरेक्ट किसी मामले में उनका इस तौर पर सवाल उठाना, बोलना कई शंकाएं पैदा करता है। उन्होंने सीधे सीधे कहा था सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर डालने के लिए कि साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद ही सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस और जजेस के खिलाफ में कोई कदम नहीं उठा पाता। यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये बार बार जगदीप धनखड़, मोदी और शाह के खास ने इस मामले को उठाया। दोस्तों, अब इस परिप्रेक्ष्य में जो बातें कह रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जाहिर तौर पर कई सारे सवाल आपके और हमारे मन में खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम किसी तरह का कोई लांछन न तो जगदीप धनखड़ के ऊपर लगाएंगे, न ही इस पूरी रिपोर्ट में जो बात कही गई उस समिति के जरिए उस पर, न ही यशवंत वर्मा की उस बयान पर। दोस्तों, अब संसद के मानसून सत्र जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक के बीच में चलेगा, इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार संसद के पास है, बेशक है। यह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से अलग है, बेशक अलग है। रिजिजू ने यह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत शुरू की ताकि इस मामले में सहमति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला होने के कारण इसे राजनीतिक नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाते हैं तो फिर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति 3 सदस्य जांच समिति बनाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होंगे। यदि यह समिति जज को दोषी पाती है तो संसद में इस पर बहस होगी और दोनों सदनों में 2/3 बहस से बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश देंगे। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सरकार इस प्रक्रिया को मॉनसून सत्र में पूरी करने की कोशिश में। विपक्षी दलों ने भी इस मामले में सरकार का समर्थन करने का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, मगर आपको मैं यहां एक बात और बताता चलूं, महाभियोग की प्रक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ आएगी, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप है। लेकिन जब महाभियोग की यही प्रक्रिया मोदी और शाह के खास देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ महाराज, जिन्होंने इस जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के सवाल उठाए, उनके खिलाफ जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही थी, लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर हो गए थे, राज्यसभा में भी पूरी प्रक्रिया हो रही थी, मगर उस बीच में राज्यसभा ने इस बात की इजाजत दी ही नहीं, खारिज कर दिया। खुद अपने मामले में ही जगदीप धनखड़ क्या कहेंगे। खैर दोस्तों, जस्टिस वर्मा मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई वो भी आपको बताता चलूं। नकदी मिलने के बाद 20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने इस मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समिति बनाई। 10 गवाहों ने जांच में जली हुई नकदी देखने की बात कही। समिति ने इसे पुख्ता सबूत माना। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन समिति ने उनके जवाब को असंतोषजनक माना और इसके बाद तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर महाभियोग की सिफारिश कर दी, जो कि एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। मगर दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति के जरिए इस पूरे मामले को लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रक्रिया को चलाने को लेकर के जो बातें बार बार कही, जो बातें बार बार रखी गई, उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर इस हवाले से ढकेलने की कोशिश तक की गई, इस मामले को लेकर क्या कहा जाए, कैसे कनेक्शन जुड़ते हैं? तो फिर सवाल यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होगा। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, इस प्रक्रिया में जस्टिस वर्मा को महाभियोग प्रक्रिया के दौरान 3 मौके मिलते हैं, जैसा कि नियम है। जो 3 मौके मिलेंगे उसमें संसद द्वारा बनाई गई जांच समिति के सामने
पहला मौका इनको मिलेगा अपनी बात रखने का। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी इनको मौका मिलेगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के समक्ष भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं इस पूरी प्रक्रिया से पहले, या महाभियोग की पूरी प्रक्रिया पूरा होने से पहले, और अपने रिटायरमेंट अगर इस बीच में इस्तीफा देते हैं, तो जो रिटायरमेंट का जो लाभ होता है उसको ये अभी बचा सकते हैं, जो नियम है। लेकिन अगर संसद उन्हें हटा देता है तो वो लाभ भी खो देंगे जो रिटायरमेंट के टाइम पर लाभ मिलता है। भारत के इतिहास में अभी तक किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया दोस्तों। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी और साल 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन दोनों ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में देश में पहला ऐसा मौका बनने जा रहा है जब किसी जस्टिस को हटाए जाने की प्रक्रिया संसद के जरिए चलाई जा रही है। प्रक्रिया तो चलाई गई, प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, तभी पहले जजेस ने इस्तीफा देकर के अपने रिटायरमेंट के लाभ को बचाया भी। मगर जस्टिस यशवंत वर्मा ने तो उस वक्त भी मना कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जस्टिस यशवंत वर्मा अब उस जांच समिति की रिपोर्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक जज जो दूसरों को न्याय देता था, एक जज जो जनता को मामले में फैसले करके उनको न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट करता था, वही जज आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। वो जज ये कह रहा है कि माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूं, मुझे न्याय दीजिए। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का कदम क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सिफारिश कर चुका है महाभियोग लाने के लिए। तो क्या महाभियोग की प्रक्रिया रुकेगी? क्योंकि महाभियोग लाने की प्रक्रिया में वक्त ज्यादा बचा नहीं है। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो क्या वाकई जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोप सही हैं, या फिर वाकई किसी नीति, रणनीति और साजिश के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया गया है? ये तो तब साफ होगा जब इस पूरे मामले को लेकर के असली सच सामने आएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए या फिर महाभियोग के दौरान समिति या 3 मौकों पर जस्टिस यशवंत वर्मा के जरिए दिए गए बयान के आधार पर। क्या होगा इस पूरे मामले का निष्कर्ष, इंतजार करना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं एक जज को लेकर के जो खुद न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही है, बहुत शुक्रिया।